कक्षा 8 के लिए आज हम RSCERT द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र जो मॉडल पेपर 2026 में जारी किया गया है उसके 6 प्रश्न बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न हैं उसको लेके आए हैं। कक्षा 8 के विद्यार्थी इस प्रश्न को देखें और समझें और कोई डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर बताएं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साहचर्य गुणधर्म के लिए उचित विकल्प है। यह आपके यूनिट 1 से आया हुआ है जिसमें हमने ये देखा था कि परिमेय संख्याओं के साथ जो संक्रियाएं की थी जोड़ बाकी गुणा भाग, उसमें आपने नियम पढ़े थे क्रम विनिमय गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म, संवर्त गुणधर्म, तत्समक पढ़ा था, वितरण गुणधर्म पढ़ा था। तो यहाँ बताया गया है साहचर्य गुणधर्म क्या होता है। साहचर्य गुणधर्म में हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 3 संख्याएं हो जैसे a b c और यहाँ सारे संक्रिया यूज की गई है गुणा, तो अगर हमारे पास 3 संख्याओं का गुणा हो तो साहचर्य गुणधर्म ये कहता है कि अगर हम पहले bc का गुणा करें फिर उसके बाद में a का गुणा करें और अगर पहले ab का गुणा कर दें फिर उसके साथ में c का गुणा करें, अगर इनका गुणनफल दोनों का बराबर है तो वो साहचर्य गुणधर्म का पालन करती है संख्या है। तो देखिए यहाँ मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं जैसे a का मान 2 हो, b का मान 3, c का मान 4। अगर हम b और c का गुणा पहले करें तो 12 आता है, 12 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो क्या आता है 24 आता है। इसी प्रकार हम देखें 2 है, a का मान, b का मान 3 है और c का मान 4 है। अगर हम a और b का पहले गुणा करें तो 6 आता है, 6 गुणा 4 करते हैं तो 24 आता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब साहचर्य गुणधर्म का पालन होता है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, यहाँ देखिए पहली संख्या a समान नहीं है तो ये गुणधर्म का पालन इसमें नहीं हो रहा है, ये नहीं हो सकता। इसी प्रकार 1/2, 2/3, 1/5 ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का है, ये वितरण गुणधर्म है। वितरण गुणधर्म में हम जानते हैं जैसे a हो b प्लस c है तो इसको हम a b प्लस ac लिखते हैं। ये इस प्रकार का है तो वितरण गुणधर्म है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए पहली संख्या -3/5 है, दूसरी संख्या 1/2, तीसरी संख्या 3/4। क्रम भी सही है, पहले bc है फिर है ab। इसका मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा जो है स वह हमारा साहचर्य गुणधर्म का पालन कर रहा है। तो उचित विकल्प कौन सा होगा, तीसरा होगा। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर की घात होती है। एक चर का मतलब होता है जिसके अंदर एक चर हो, चर उसे कहते हैं जिसका मान निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास कुछ रुपए हैं, कुछ रुपए का मतलब मान लीजिए x रुपए हैं और मैं आपको ये कहूं कि आपके पास कुछ रुपए हैं और कुछ रुपए में 5 रुपए जोड़ दिए तो आपके पास 7 रुपए हो गए। तो बताओ पहले कितने रुपए थे, आप कहेंगे कि 2 रुपए थे। तो जो मैंने कहा था कि कुछ रुपए हमें पता नहीं है, जैसे मान लो हमने x लिया है तो वो x क्या होता है, चर होता है। तो ये एक चर वाला एक समीकरण बन गया। यहाँ प्रश्न कह रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें चर की घात 1 हो। यहाँ चर की घात कोई नहीं है, इसका मतलब 1 है। अगर हमने ऐसा लिखा हो तो ये चर की घात 2 हो जाती है और ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, 2 घात का। तो यहाँ रैखिक का मतलब ही है एक घात वाला समीकरण। तो रैखिक समीकरण की चर की घात कितनी होगी, 1 होगी। बोलिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। यानी कि इसमें भी क्या आएगा, स आएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र। ये कह रहा है कि रेखाखंड, हम जानते हैं रेखाखंड क्या होते हैं। रेखाखंड वो होते हैं जिनके 2 बिंदुओं को मिलाने से एक बनी रेखा, या आप कहें रेखा का एक भाग। रेखा जानते हैं, जैसे कि हमने एक ऐसे लाइन बना ली जिसकी दाएं भाग में और बाएं भाग में
लंबाई अनंत है। इस तीर का मतलब है कितना भी आगे बढ़ाओ, कितना भी पीछे बढ़ाओ, इसकी लंबाई अनंत है। इसका एक टुकड़ा, मान लीजिए इस पर एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी, हमारे पास ए बी एक रेखाखंड प्राप्त होता है। प्रश्न ये कह रहा है कि रेखाखंड है, केवल रेखाखंडों से बनी हुई आकृति कौन सी है? हम जानते हैं रेखाखंडों से कोई बंद आकृति बनती है तो उसे हम बहुभुज कहते हैं। जैसे तीन आकृति, तीन भुजाओं, कम से कम तीन रेखाखंडों की आवश्यकता होती है और तीन रेखाखंडों से बनी हुई त्रिभुज होता है, चार से चतुर्भुज होता है। इसी प्रकार पांच रेखाएं हो तो पंचभुज होता है। तो यहाँ वृत्त है, बेलन है, शंकु है, इसमें रेखाखंड नहीं है, इसमें वक्र रेखाएं भी होती है। इसका ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वृत्त नहीं हो सकता, बेलन नहीं हो सकता, शंकु नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? त्रिभुज होगा। तो ऑप्शन नंबर 10, क्योंकि त्रिभुज में आप जानते हैं कि तीन रेखाखंडों का उपयोग किया गया है। ये सारी सीधी लाइनें हैं, जबकि देखो शंकु हो गया, बेलन हो गया, उस वृत्त हो गया, उसमें वक्र रेखाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। इस प्रकार चौथा प्रश्न देखिए, संख्या 48 के वर्ग का इकाई का अंक होगा। ये कह रहा है किसी संख्या, जैसे मैं एग्जांपल लूं कि 2 का वर्ग, 2 का वर्ग का मतलब 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 का 2 बार गुणा करना। 2 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास ये दे रखा है 48 का वर्ग। 48 का वर्ग का मतलब है 48 गुणा 48। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें केवल इकाई के अंकों का गुणा करना है। यहाँ इकाई के अंक क्या है? 8 और 8। 8 और 8 का गुणा होकर क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो 66 का इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर जो संख्या 48 है उसके वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीसरा ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न दे रखा है, ठोस आकृतियों में विमाओं की संख्या होती है। विमाओं का मतलब है अक्ष कितने होते हैं? जैसे कि वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग होगा, आयत हो गया। इस पे आपने देखा होगा कि उसमें x अक्ष और y अक्ष होता है, लेकिन अगर कोई ठोस आकृति है तो उसमें 3 अक्ष होते हैं। उसमें कितने अक्ष होते हैं? 3। तो ठोस आकृतियों में विमाएं कितनी होती है? 3 होती है, मतलब 3D आकृतियां होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। इसी प्रकार छठा प्रश्न है, पिछले वर्ष की कुल राशि पर परिकलित किया गया ब्याज कहलाता है। पिछले वर्ष की कुल राशि पर, तब देखो आप मान लीजिए किसी से कोई धन उधार लेते हैं तो उस पे कोई न कोई ब्याज देते हैं। अगर हम केवल मूलधन पे प्रत्येक वर्ष ब्याज देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 5000 रुपए किसी से उधार लिए और पहले साल मान लीजिए उसका ब्याज हो गया 1000 रुपए, दूसरे साल भी अगर 1000 रुपए हो, मतलब 5000 रुपए ही ब्याज चले तो ऐसा ब्याज सरल ब्याज होता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि पिछले वर्ष की कुल राशि पर, मतलब जो मूलधन है और जो ब्याज है इनको जोड़ दो। जैसे हमारा ब्याज 1000 है, मूलधन 5 है, तो टोटल हो गया आपके 6000। अब आपका जो ब्याज बनेगा वो 6000 रुपए में बनेगा। ऐसे ब्याज को हम क्या कहेंगे? ऐसे ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सरल ब्याज से ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अगर कोई सरल ब्याज है तो वो मान में कम होगा और चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपको ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है। तो इस प्रकार ये 6 प्रश्न हो गए। इन 6 प्रश्नों को आप अच्छे से देखें और समझें। क्या आपको इन प्रश्नों से कोई हेल्प हुई है तो जरूर कमेंट में लिखें। धन्यवाद।